अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला ये है कि कल 5 अगस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। कुछ हतमी प्लान भी सामने आया है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, कौमी असम्बली में जो MNAs हैं वो और सेनेटर्स वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उनको इस्लामाबाद बुला लिया गया है। फिर अडियाला जेल के बाहर मुमकिना तौर पर कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा, जबकि जो MPAs हैं, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, जो UC लेवल के कारकुनान हैं, वो अपने UC लेवल पर और फिर अपने हल्के के लेवल पर जो है एहतजाज कर रहे होंगे। सवाल यह है कि इस एहतजाज से क्या कोई फ़ायदा हासिल होगा, नहीं होगा, ये कामयाब होगा, नहीं होगा। अगर कामयाब नहीं भी होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगी। इमरान खान को कल जेल में कैद हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बातें होती रही कि जी कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेंगे, ये भी बात हुई। फिर डील की बात होती थी कि उनको डील ऑफ़र होती है, जवाब आता था कि जी कोई डील ऑफ़र ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर ये भी बात आती थी कि हमसे कोई बात तो करे। तो क्या वाकई डील ऑफ़र हुई, नहीं हुई? अगर ऑफ़र हुई तो फिर हतमी उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकला है? इसके अलावा बारहा इस पे बात होती रही कि जी केसेस हैं, किस तरह के केसेस उन पे हैं, कितनों में उनको सज़ा हो गई है, कौन से केसेस चल रहे हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। मिसाक जमहूरियत की जो अपोजिशन की एक ऑफ़र थी उस पर क्या कोई राबते शुरू हुए हैं, इस पर बात करनी है। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले कल 5 अगस्त है, नुक्ता उरूज की बात हुई थी कि ये 5 अगस्त को तहरीक नुक्ता उरूज पर होगी। अब कल का रोज़ है, जो अभी तक की प्लानिंग सामने आई है वो तो हमारे सामने आ गई। आपको लग रहा है कुछ हिडन चीज़ें भी हैं? और कल की जो तहरीक है, आप क्या देखते हैं कि इसका कितना प्रेशर गवर्नमेंट पर आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, एक तो चीज़ें तो बड़ी क्लियर होती हैं और मैं ये बात बतौर सहाफ़ी भी ये कह सकता हूँ, कभी एहतजाजों से हुकूमतें तब्दील नहीं होती। ठीक है, कभी भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो मैंने ऐसा होता नहीं देखा। हमने ताहरुल कादरी का एहतजाज भी देखा, हमने इमरान खान का एहतजाज भी देखा डी चौक में, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज भी देखे हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान का मार्च भी देखा, हमने जमात इस्लामी के धरने भी देखे। ये सारा कुछ ये एक अपनी सियासी कुव्वत को दिखाने के लिए होता है, अपनी प्रेजेंस, अपनी ये चीज़ दिखाने के लिए कि हमारे साथ कितनी आवाम है, हमारे पास कितनी स्टेट पावर है, हमारे लोग हमारे साथ हैं या नहीं है, हम आज भी कितने ज़्यादा अक्सरियत में हैं या अक़लियत में हैं। ये चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी सियासी जमात ने वो हमाकत की होगी जिसने ये कहा होगा कि इस एहतजाज से हुकूमत बदल जाएगी। ठीक है, ये ज़रूर होता है कि इन एहतजाजों से हुकूमत की कारकर्दगी और अपोजिशन की कुव्वत ये साबित होती है। ठीक है, ये ना पहला एहतजाज है, ना ये आखिरी एहतजाज होगा, ना ये पहली सियासी जमात है, ना ये आखिरी सियासी जमात होगी। ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जिलावतन किया गया था, पीपल्स पार्टी में मोहतरमा को जिलावतन किया गया था, लेकिन उनके बाकी लोगों को लंबी चौड़ी सजाएं नहीं दी गई थी। ठीक है, उनके बाकी लोगों को लंबा चौड़ा अरसा जेलों में नहीं रखा गया था। उनके बाकी जमातों से उनके इंतहाबी निशान नहीं छीने। वो कहते हैं कि 9 मई भी तो पहले किसी ने नहीं ना किया। 9 मई से पहले त्यारा हाईजैकिंग थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक है, आप क्यों भूल जाते हैं? यहाँ तो आपका या कहने वालों का हाफजा कमजोर है। हम क्यों भूल जाते हैं? मुझे बताएं ना। 9 मई से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को जब आपने चौक में मारा, रावी रोड चौक में, याद है वो जुलाई उस वक्त का? तो उस वक्त तो कोई 9 मई नहीं हुआ था ना। यानी सब पार्टियों के अपने अपने 9 मई हैं अपने टाइम। क्यों नहीं है? क्या हाजर सर्वस आर्मी चीफ के त्यारे को अगवा नहीं किया गया, हाईजैक नहीं किया गया? क्या उसकी FIR दर्ज नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया गया? हम क्यों भूल जाते हैं? मुझे एक बात बताएं, ये मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने, आज भी वो मौजूद है स्क्रीन, ये साकिब साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, जब उन्होंने डी चौक के अंदर, बल्कि उस जगह पे जाकर जहां से छलांगे लगा के फलांग कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे, वो हलाल था? जब मरियम साहिबा ने वहां पे, बाकी सब लोगों ने वहां पे जितने लीडर तकरीरें की थी, वो हलाल था?
पता नहीं यार, आप सारे एंकर जो है बैठ के एक ही गर्दान पढ़ते जाते। भाई मैं कह रहा हूँ तनसी बात पे तो हमले पहले नहीं ना हुए राना साहब। बिल्कुल नहीं हुए। जिसने किए उसको इबरतनाक सजा दें। किसने क्या ना दें, ठीक है, जिसने किए हैं उसको इबरतनाक सजा दें। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को छोड़ा? उन्होंने को सबूत दिए, ये भी बता देना मुझे। इंसाफ करें। इंसाफ ये है कि जिस शख्स ने वहां पे ये जुर्म किया, ये ऐसा जुर्म है जो नाकाबिले माफी है, उसको चौक में उसको 10 साल कैद नहीं होनी चाहिए, उसको ताहयात जेल में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिसने फिर इंसाफ के सबके साथ करे ना, आप भी यहाँ पे बैठ के बिल्कुल वन साइडेड ना खेलें। खेलें, जरूर खेलें, जरूर खेलें, आपका हक बंद है। नहीं, वो तो वन साइडेड वाली बात नहीं रान साहब। वो चीज है ना कि उनको जिस चीज पे हो रहा है वो कहते हैं पहले तो किसी जमात ने 9 मई नहीं किया, इसलिए आपने कहा सबने अपने अपने वक्त में किए हैं। मैं कह रहा हूं पहले किसी जमात ने त्यारा हाईजैक भी नहीं किया था। ठीक है, सब क्या पहले किसी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी नहीं किया था। पहले किसी जमात ने पिंडी से लेकर लाहौर तक जजेस के खिलाफ जुलूस नहीं निकाले थे। पहले किसी जमात ने टैची के बक्स लेकर कोयटा से लेकर बाकी जगहों पर पैसे देने को ही नहीं जाता था ना। मैं बोलूंगा सच्चा खाते पर जन काका तो डरती सच ना आका ना करो ना ऐसे। साकिब साहब 2 साल मुकम्मल होने को हैं और कल हो जाएंगे, बल्कि 1 घंटे बाद ही, अब से कुछ देर बाद ही वो 5 अगस्त आ गई होगी। इस हवाले से बताएं कि ये 2 सालों में जो मुकदमात हुए, उनके ट्रायल्स हुए, कौन कौन से केसेस बानी पीटीआई पर हुए, किस किस में उनको सज़ा हो गई, अभी किस किस का उनको मजीद सामना होगा, क्या दिलचस्प वाक़यात होते रहे, क्या बातें अंदर से बाहर आती रहीं, बाहर से अंदर जाती रहीं। ये 2 साल कितने भारी रहे बानी पीटीआई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? भारी रहे या भारी कितने क्या रहे? एक तो जो पीटीआई के एहतजाज की बात हो रही है, मैं सिर्फ वन लाइनर उस पर कमेंट करूंगा, फिर हम आते हैं 2 साल पे कि सिर्फ पीटीआई को ये देख लेना चाहिए कि 4 अक्टूबर के एहतजाज से पहले हुकूमत में कितनी पैनिक थी। फिर 24 नवंबर एहतजाज से पहले हमने देखा तकरीबन 20 नवंबर से कंटेनर लगना शुरू हो गए, जीटी रोड, मोटरवेज, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर बंद होना शुरू हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, 26 नवंबर ये इवेंट चला, पूरा एक पैनिक था हुकूमत में। और आज क्या सूरत हाल है। सिर्फ पीटीआई इन अपने ही एहतजाजों का मवाजना कर ले, उनको समझ आ जाएगी कि कल हम मजबूत थे या आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ही जो है वो दमखम नहीं रहा पीटीआई के एहतजाज में जो माजी में था। और बगैर दमखम के अगर आप कहें कि एहतजाज आप करेंगे और उससे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा, ये उनके पार्टी के लीडर इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को आज से 2-3 हफ्ते पहले कही थी कि आप एहतजाज करेंगे, एहतजाज से ही प्रेशर बनेगा। तो ये कौन सा प्रेशर है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं हुकूमत को। तो कुछ आज आप कह रहे हैं हमजा, आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद 5 अगस्त आ जाएगा, तो 5 अगस्त तो पीक होना था। तो पीक तो तब होता, छोटे मोटे को एहतजाज करते हुए उन्होंने किया ही नहीं है। तो अब बातें हैं 2 साल की। मुख्तसरन मैं 2 साल का बता देता हूँ। हाँ जी। इमरान खान साहब ने जो जेल काटी है ना, उस पे सबसे जो अच्छा तबसरा है मेरे ख्याल में, उनके सबसे बड़ा मुखालिफ ही कर सकता है। जो वो तबसरा करेगा मेरे ख्याल में वो हमें देखना चाहिए कि वो कैसा है। वो है राना सनाउल्लाह साहब। हाँ जी। जब इमरान खान साहब थे 2018 से पहले या बाद में हुकूमत में आए या अपोजिशन में, बड़े सख्त बयान देते थे राना साहब के हवाले से। राना साहब भी मत जेल और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तवक्कुआत नहीं थी कि वो जेल काट लेंगे। उन्होंने जेल काट ली है। हाँ, ये जेल काट के दिखाया है। तो इसका मतलब दिलेरी से काटी है, मतलब जेल काटी है ना। 2 साल जेल में रहे हैं, जेल काटी है। दूसरी बात, इमरान खान साहब जो है वो या तो जेल के अंदर के हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस इस किस्म के पॉलिटिक्स से मुतल्लिका लोग जब जेलों में जाते हैं, या बाहर के जो सरकारी हॉस्पिटल्स में। बल्कि पीटीआई के अपने लोग, मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद एडमिट रही हैं, वो यकीनी तौर पर उनको बीमारी है उसकी वजह से हुई है। एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या बाकी पॉलिटिशियंस की अगर हम मिसाल लें तो वो एडमिट रहे हैं। इमरान खान साहब एडमिट नहीं हुए इन 2 सालों में। 100 तकरीबन 90 से ज्यादा उनके खिलाफ केसेस हैं। 6 ट्रायल्स में उनको सजाएं हो चुकी हैं। अच्छा, उनमें साइफर में बरी हो चुके हैं, इद्दत केस में बरी हो चुके हैं। तोशा खाना सादा, तोशा खाना 1 और तोशा खाना 2, ये 3 केसेस हैं। 2 में उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, उनमें उनकी सजाएं मुअत्तल हैं। और 190 मिलियन पाउंड केस में अभी सजा हुई है, वो अभी उसका मामला जो है वो रहता है। वो चीज़ जो है वो आगे बढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल ज़ेर बहस है
कि इमरान खान साहब को कोई डील की ऑफर हुई या कब हुई, कैसे हुई, हाँ जी। वो ये तो आज बात हो रही है ना, ये हमने पहले भी वैसे मुख्तलिफ जगहों पे बात की, लेकिन आज दोबारा दोहरा देते हैं। 1 फरवरी 2024 को वो तकरीबन 10 बजे का टाइम था, बुशरा बीबी जो है वो जेल में पहुंची थी। 31 जनवरी को उनको सज़ा हुई थी। तो सज़ा होने के बाद उनके वाले से ये खबरें चली क्योंकि उनके बनीकाला शिफ्ट किया गया, खबरें चली कि उन्होंने कोई डील कर ली है और वो एक नॉर्मल जगह पे बनीकाला अपने घर में ही रहेंगी और हाउस अरेस्ट रहेंगी और इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। तो बुशरा बीबी ने कोई डील कर ली है। 1 फरवरी सुबह 10 बजे मीडिया के सामने वो आती हैं, बहुत जज्बाती थी और उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बनीकाला लेके जाएं, मुझे जेल में ही रखें। साथ ही उन्होंने कहा मुझे ये कहा गया कि आप जब इमरान खान साहब बनीकाला या किसी जगह मुंतकिल कर देते हैं उनको, केसेस उनके ख़त्म हो जाएंगे। वो 2-3 साल खामोश रहे और वहीं पे इमरान खान साहब खड़े थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा हाँ। वेलकम बैक जी। तो मामला ये हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक के हवाले से बात कर रही है, दूसरी जानिब ये ज़मीनी इंतखाबात भी होने हैं जिसमें ऐलान ये कर दिया गया अलीमा खान साहिबा की जानिब से कि बानी PTI ने यह फैसला किया है कि अब उसमें हिस्सा ही नहीं लिया जाएगा, उनका बाइकआउट किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अब ये जब 27वीं तरमीम की बात हो रही है, दीगर चीज़ें हो रही हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं, तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन की तहरीक से कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर अभी सबसे पहले तो तहरीक पर बात कर लेते हैं। इस तहरीक पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो आप क्या समझते हैं कि इसकी कामयाबी का कोई पैमाना है और इस तरह की तहरीकें ज़रूरत क्यों होती है किसी भी पार्टी को, किसी भी ऑपोजिशन को? नहीं, तहरीक की तो ज़रूरत तो होती, ऐसी बात है जब एक घुटन का माहौल हो और आपके पास कोई और दरवाज़ा ना हो, खासतौर जुडिशरी बिल्कुल एक सबसर्विएंट हो एग्जीक्यूटिव के और वो फैसले वहाँ से पूछ के करे। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा खत्म हो गया, पार्लियामेंट बिल्कुल वैसे ही उसका मैंडेट था ही नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं, तो आपके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। तो अब अगर आप तहरीक की कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर तो आपने नाकामी अपनी तस्लीम कर ली है। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और हमने पिछले अदवार में देखा है कई दफ़ा 10 साल लग गए अयूब खान को गिराने में, ज़िया-उल-हक को गिराने में 11 साल लग गए, मुशर्रफ साहब को गिराने में 9 साल लग गए। तो ये एक जाहिर सी बात है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती कि तहरीक कल 5 अगस्त की रात को हम देखेंगे कि बड़ी कामयाबी हो गई है और पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया है और हुकूमत वक्त डर के भाग गई है। ऐसा तो होने वाला नहीं है। इस माहौल में तहरीक चलाना कोई आसान काम नहीं है और मैं ये भी समझता हूँ कि PTI की जो क़यादत है, उनके कुछ पिछले जो 1-2 साल में जो फैसले हुए तहरीक चलाने के हवाले से, मेरा ख्याल है वो भी एक एग्जाम्पल है कि वो इतनी सही स्ट्रेटजी नहीं थी, जिसकी वजह से वर्कर्स के ऊपर बहुत बुरा वक्त भी आया, गोलियां भी चली और पकड़ दकड़ भी हुई, जेलों में भी गए, आज भी बहुत से लोग जेलों में हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बावजूद सब चीज़ों के एफर्ट तो करना चाहिए। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपने एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने 1-2 रोज़ा इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे सबसे बड़ा फिक्र था मिसाके जमहूरियत और आपने खुली एक ऑफ़र दी और आपकी तकरीर भी थी कि जिसमें आपने कहा कि ये एग्री हो तो मैं इमरान खान से जेल में जाके ख़ुद दस्तखत करवा के आऊँगा। क्या उस मिसाके जमहूरियत पर हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? और दूसरा इसके साथ एक ज़मीनी सा सवाल ले लें, आप बहुत करीब रहे हैं शरीफ ख़ानदान के, नवाज शरीफ साहब की खामोशी को आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक तो मिसाके जमहूरियत मेरा ख्याल है कोई आज की बात नहीं है। आपको पता है 2006 में PMLN और PPP जो उस वक्त की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था और वो उन चीज़ों को जोर दे के किया गया था जो हमारे आइन में ऑलरेडी लिखी हुई थी। ये नहीं था कि कोई मिसाक कोई एक सेपरेट चीज़ थी, बट वो एक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने महसूस किया था कि 90s में जो सियासत वो करते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को जो कि बुनियादी असूल हैं हमारे आइन के या किसी भी जमहूरियत के, चाहे उसमें जुडिशरी की आज़ादी हो या
मीडिया की आज़ादी हो, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हो, जो ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर सके, एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने का, धांधली न करने का, वो तमाम वादे किए गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है वक्त गुजरने के साथ साथ सब पीछे हट गए। तो उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अगर आज भी पीएमएलएन की लीडरशिप या पीपीपी की लीडरशिप ने उसको डिसोन नहीं किया, वो आज भी कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत पर हम कायम हैं, मैं कहता हूँ कि आप फुल स्टॉप कॉमा एक चीज भी, एक शिक भी ना चेंज करें, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो आज हुकूमत में कह दें कि जी वी आर कमिटेड टू दिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर इमरान खान तैयार है। उस पर मैंने ये कहा था कि इमरान खान, जाहिर सी बात है इमरान खान को उसकी कौन सी शिक पर इतराज हो सकेगा, तो उसमें तो सारी वो चीजें लिखी हुई हैं, हदूद भी डिफाइन की गई हैं, फैसला साजी किसका हक होगा, कैसे फैसला साजी होगी, ये सारी चीजें बुनियादी हैं, तो इमरान खान को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई ऐसे कि मैं मेरा ख्याल है कन्विंस कर सकूंगा इमरान खान को कि जी ये तो आप ही के लिए सबसे इसमें फायदा है, आपके लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। ठीक है जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बता दीजिएगा। जी जी, नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं, ये बड़ा क्लियर है कि जाहिर सी बात है उन्होंने एक 1993 में, आपको याद होगा जब उनका एक गुलाम इसहाक के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर, और वो तकरीर इतनी सख्त थी कि उनको पता था कि उनको अगले 24 घंटे में फारिग कर दिया जाएगा, और कर दिया गया था। उन्होंने वो अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को, जो कि उससे पहले इतने अच्छे नहीं थे कि ज़िया-उल हक उनको लेके आया था, ये एक हकीकत है। तो उसके बाद फिर 99 में ज़ाहिर है माशाल्लाह उनके खिलाफ लगा, उन्होंने जद्दोजहद की, और वो तमाम जद्दोजहद उन्होंने करने के बाद 30-35 साल के बाद वो सब कुछ ज़ाया कर दिया, जब इतनी मेजर कॉम्प्रोमाइज़ की और सिविलियन बालादस्ती की जंग ही ख़त्म कर दी, ये असूल भी ख़त्म कर दिया कि फैसला साजी का हक उनको है जो अवाम के नुमाइंदे हैं। तो वो जाहिर सी बात है जब आपने ये अब किस वजह से किया, वो मेरे और आप के दरमियान स्पेकुलेशन हो सकती है कि जी जो मोस्टली लोग समझते हैं कि अपनी बेटी को वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो वोट के जरिए तो नहीं आ सकती, और एटलीस्ट आज तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उनको वोट मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब की जगह मरियम को देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी, शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी अपनी जगह है, लेकिन जब सवाल आ जाए डिसाइड करने का भाई और बेटी में, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली कोई भी नवाज शरीफ की जगह कोई और भी हो वो नहीं जुबैर साहब, ये स्पेकुलेशंस जो हैं ये इसी दौरे इक़्तिदार में है या फिर फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में? अभी तो चले शहबाज शरीफ साहब है, अपना टाइम जितना हुआ पूरा करेंगे, अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा फ्यूचर में, ठीक जी, अगले इलेक्शन की बात, अगले सिलेक्शन की बात करूँ, इलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है साकिब साहब। जुबैर साहब इसीलिए तो जो लोग बाहर बैठे ना, जो परेशान होते हैं, जो कहते हैं कि जी ये देखें ये बिल्कुल पीएमएल खत्म हो गई है, इनको खुद ख्याल नहीं आ रहा ये इनका होगा क्या। शायद भाई अगर इस दफा फॉर्म 47 की तरह इलेक्शन करा के आप पार्लियामेंट में आ सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं, तो 2029 में क्यों नहीं आ सकते? मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि ये इतने, क्या कहना चाहिए, एक ऐसे इंडिफरेंट हो गए हैं कि ये 2029 से चंद माह पहले, असेंबली टूटने से चंद माह पहले एक असेंबली से पास करा देंगे 2/3 अमेंडमेंट के, जी अभी अगले 5 साल इलेक्शन नहीं होगा, क्या कर लेंगे? नॉर्थ कोरिया में भी तो होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जी साकिब साहब। जुबैर साहब ये बताइएगा कि पिछली पीटीआई की दौरे हुकूमत में पीडीएम बनी, फिर पीडीएम चलती रही, फिर पीपल्स पार्टी अचानक जो है वो इख्तलाफात आ गए, वो अलग हो गए, फिर भी चलती रही। तो अब उस वक़्त वो तहरीक चल रही थी, आखिरकार अदम एतमाद आ गया, तो अब पीटीआई जो है वो ये तहरीक चला रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तहरीक सुकड़ रही है। मतलब अब की बार वो पैनिक नहीं ली हुकूमत ने जो अक्टूबर और नवंबर में थी। आप क्या समझते हैं कि तब की जो अपोजिशन थी वो उनको कहीं ना कहीं से कुछ इशारे थे, या वो एक मतलब तसलसल के साथ चल रहे थे, या उनमें भी मसाइल थे कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, जिस तरह आज इनको जो दरपेश हैं? देखिए, एक ऑन द फेस ऑफ इट तो आपका बात में वजन है,
कि वो जो मोमेंटम था नवंबर में फॉर एग्जांपल, जो उससे पहले जो 2-3 दफ़ा उन्होंने एफर्ट किया था, वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि मुश्किलात में पिछले 7-8 महीने में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी जो रिसेंटली अगर हम पिछले चंद दिनों की बात करें, और उससे पहले जब आज से 2 हफ्ते पहले यास्मीन राशिद और दूसरे जो रहनुमा हैं उनको भी जो सजाएं सुनाई गई थी, और अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले और बहुत से लीडर्स को सजाएं सुनाई गई हैं, 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। तो पार्टी के लिए एक कोई आसान काम नहीं होता। पाकिस्तान में हमने पहले भी देखा है, भुट्टो साहब को जब फांसी लगा दी थी तो उसमें पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ था, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी जनरल ज़िया-उल-हक का, क्योंकि माहौल ऐसा था कि लोग, और खासतौर पर उनके लीडर्स उस वक्त जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो जाके मुमताज भुट्टो, हफीज पीरजादा और दूसरे मुस्तफा खैर वगैरह और बाकी जो थे कौड़े खा रहे थे वर्कर्स, आपको पता है। लेकिन वो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि शायद खत्म होगी पीपल्स पार्टी। ज़िया-उल-हक का जहाज क्रैश हुआ और उसके 3 महीने के अंदर अंदर बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। ज़ुबैर साहब, इसकी एक वजह यह भी तो हो सकती है ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट्स का वो मौक़िफ़ नहीं है। उनके लोग शायद इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि आप लोग वो मौक़िफ़ अपनाएं जो इंसानियत के लिए है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि वहाँ पे एहतजाज इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। यूएन वो उससे ज़्यादा तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम पैलेस्टीनियन को स्टेट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, एक मेजर एक डिप्लोमेटिक चेंज उन्होंने शो किया है। अभी रिसेंट वीक्स में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी, जर्मन चांसलर ने भी, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी, तो ये सारी चीजें बावजूद इसके, और उसमें उन्होंने ये चीज का इजहार भी किया कि ये बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में तो आप पीएसएल के मैच में फलस्तीन का झंडा नहीं लेके जाने देते। इस्लामाबाद में वो जो सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी वाले, वो उनको हथकड़ियां लगा के आप बंद कर देते हैं। आपने कभी यूरोपियन शहर में किसी में देखा है कि हथकड़ी लगा दें या उनको डंडे मारें और उनको जुलूस ना निकालने दें? तो पाकिस्तान की तो हुकूमत मतलब किसी लिहाज से भी ये नहीं कह सकते कि हम वो फलस्तीनियों के साथ है। हमने तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है तो उसके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो शख्स जो कि जिसकी वजह से इतना जुल्म हो रहा है। इजराइल 2 मिनट भी ना चल सके अगर अमेरिका की उस तरह से सपोर्ट ना आए। तो ज़ुबैर साहब, आपने बड़ी मेहनत की और मुश्किल तरीन हालात में आपने मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। मुश्किल तरीन हालात थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसे कवर करता था, मैं देखता था आपको। आप मुश्किल तरीन हालात में आपने साथ दिया। वो इनकलाब जो उनके अंदर था, वो अचानक इनकलाब क्यों मिट गया? कि इनकलाब को जंग लग गया, इनकलाब को ख़त्म कर दिया गया, या इनकलाब आने वाले वक्त के लिए कुछ अरसे के लिए खामोश हो गया? आई थिंक इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस है उसमें बहुत शामिल, क्योंकि पीएमएलएन में उस वक्त 2 धड़े थे और बिल्कुल डिफरेंट उनकी स्ट्रेटजी थी। शहबाज शरीफ का एक धड़ा था और जिसको मुफाहमती धड़ा कहते थे, जो मुफाहमती बयानियां लेके चल रहा था, और एक नवाज शरीफ का जिसको लीड मरियम नवाज, जो मुज़ाहमती बयानियां था। अब बिल्कुल 2 डिफरेंट थे। उसमें जो शहबाज शरीफ की टीम में थे अता तारड़ या मलिक अहमद वगैरह, ये कभी जाती उम्रा के 10 किलोमीटर करीब भी नहीं पहुंचते थे, इतना ज्यादा 2 राय थी। वो तो 2 भाई थे, इस वजह से एक तफरीक जैसे पीटीआई में नजर आती वो नजर नहीं आती थी। तो एक शहबाज शरीफ तो कभी भी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स, फौज के साथ कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं चाहते थे। तो उनको फर्स्ट एक मौका मिला कि जी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और पीटीआई से थोड़ी बहुत दूरियां उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसकी होनी शुरू हो गई, तो शहबाज शरीफ ने जाहिर सी बात है अब आगे बढ़ के ये अपने भाई को कहा कि जी आपने मुज़ाहमत करके देख ली है, अब मुझे मुफ़ाहमत करने दें। और जब एक अपॉर्चुनिटी आई वो जो कॉम्प्रोमाइज के थ्रू आई थी कि जी जाहिर सी बात है फौज की मदद से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे थे जनरल बाजवा की सपोर्ट से,
तो एक वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे थे कि ये बस एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है जो हम करेंगे, उसके बाद हम अपनी मर्जी से फैसला साजी करेंगे। लेकिन वो एक कितना बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर था कि उसके बाद जाहिर सी बात है क्यों वो जनरल बादशाह उनको डिक्टेट करने देते। फिर तो हमने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने अपनी रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। मतलब आपके मामे लगे हुए थे रियासत के, भाई आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप जरूरी तो नहीं है कि आप हुकूमत में आए तो आप उसको बचा सकते हैं। तो वो एक जाहिर है वो एक बयानिया बनाया गया था जिसकी कोई वो नहीं थी, लेकिन इट वाज अ सेल आउट एंड अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल ब्लंडर जो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की लेगेसी को, और किसी को नहीं, नवाज शरीफ की लेगेसी को बिल्कुल उसने खराब कर दिया। जी साकिब साहब, अच्छा ये बताइएगा सर कि जो मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि दो किस्म के धड़े थे, तो ये उनका एक तयशुदा था कि शहबाज शरीफ साहब इधर चलेंगे और नवाज शरीफ साहब इधर चलेंगे। मतलब होता है ना कि इनसाइड एक तयशुदा चीज़ है कि हमने दोनों घर रखने हैं कि जहाँ सूरत हाल बनेगी हम कर लेंगे। क्योंकि 2019 में जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो तब भी तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन उनको मिली तो वो बाहर गए। जब वापस आए तब भी उनको मुकम्मल तौर पर उनके केसेस भी जो है वो ख़त्म हो गए। तो ये इनसाइड तयशुदा है या आपको लगता है कि नहीं तयशुदा नहीं है, ये वैसे ही मतलब बना हुआ है शरीफ फैमिली के अंदर? मेरा नहीं ख्याल है तयशुदा था, क्योंकि जो मेरी अब मैं जाहिर है वो राय जो मेरे से सब एग्री करते थे, जो मरियम नवाज ग्रुप के लोग थे, कि वो बहुत सीरियस लेवल पर डिफरेंसेस थे। अब मैं और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट बिल्कुल बातचीत बंद थी, और इस वजह से बंद थी कि जी जिस तरह मरियम नवाज जो है, नवाज शरीफ ने तो गुजरांवाला में जब नाम लिए थे और उसके बाद मरियम नवाज हर जलसे जुलूस में थ्रेड भी करती थी, ट्वीट्स भी करती थी और खुल के उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करती थी। क्रिटिसाइज नहीं बल्कि बहुत बुरे तरीके से उनके पीछे वो लगी हुई थी। तो उसकी वजह से मैं आई एम पर्सनली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनके ग्रुप, उनका जो मफामती ग्रुप था, उनके जो बहुत सरकर्ता लोग थे, वो फोन करके या मिल के मुझे ये कहते थे कि भाई आप मरियम नवाज को समझाएं खुदा के लिए। वो जितनी ज्यादा वो इस किस्म की एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती है तो सबकी मुसीबत आती है। और ज्यादातर तो ऐसे लीडर्स थे जो कह रहे थे कि हमने सियासत अब खत्म कर ली है, तो हम इस झमेले में नहीं पड़ सकते कि हम एक दफा दोबारा जेलों में जाएं और पकड़ दकड़ हो एंड सो ऑन। हमने सियासत कर ली है। अब जाहिर सी बात है, और शहबाज शरीफ पर्सनली मेरे से नाराज थे, शदीद तौर पर नाराज थे, इस वजह से नाराज थे कि वो समझते थे कि इस जुबैर साहब ख्वाजा साद रफीक साहब के बयानात हम देख रहे हैं, परवेज रशीद साहब बड़े एक्टिव तरीन लोग शख्स हैं। आप समझते हैं कि अब भी मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पॉलिसी को लाइक नहीं कर रहे? नहीं, परवेज रशीद साहब तो बिल्कुल लाइक कर रहे हैं। परवेज रशीद और ख्वाजा साद रफीक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ख्वाजा साद रफीक के पास हर मौका था कि वो इस हुकूमत का हिस्सा बने, और ये बड़ा मुश्किल होता है। एंड आई एम पर्सनली अवेयर कि उनको ऑफर भी दी गई हैं, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा, लेकिन उन्होंने असूली तौर पर हुकूमत नहीं ज्वाइन किया बिकॉज वो इनकी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करते हैं। परवेज रशीद साहब तो भरपूर उनके साथ हैं और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड ही इज अ डिसअपॉइंटमेंट बाय द वे। आई थिंक अफसोस होता है इस लिहाज से कि थोड़ा बहुत तो उनको, मुझे नहीं पता अंदर बैठ के क्या करते हैं, बट एटलीस्ट बाहर से तो नहीं लगता कि वो उनको किसी चीज से भी कंसर्न है। बिल्कुल ठीक है, वो किसी चीज़ के ऊपर भी उनको कंसर्न नहीं है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर एक तरफ तो मामला यह है कि अपोजिशन एक साथ बैठ गई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है और दूसरी जो जमात जिसकी वजह से हुकूमत कायम है वो पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे कि 27वीं तरमीम में हमारे साथ चलें, फिर हम चल के इकट्ठे बाकियों को मनाएंगे। सर ये होने क्या वाला है? अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, हुकूमत कोशिश कर रही है एक और तरमीम लेके आए और वो अब सबको मना रही है। आने वाले दिनों में सर क्या होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इकट्ठे हुए हैं, जो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो खैर बेचारे सारे ही जो हैं अवाम में तो नहीं है, जो अवाम में हैं वो जेल में है, ठीक है ना। और उनके जेल में, जब तक वो जेल में है उस वक्त तक सियासत तो जेल में ही रहेगी और जेल से ही होगी। बाकी बाहर निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता रहेगा। अमेंडमेंट्स का कोई वक़्त नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके नतीजे में पूरा जो आपका अदालिया का निज़ाम था वो सस्पेंड हो गया और उसके नतीजे में इस वक्त अदालतें जो हैं वो बस एक जिसे कहते हैं कोर्ट्स की शक्ल में ऑपरेटिव हैं। तो जो आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर अवाम जो है वो अपनी जगह पे खड़े हैं और जिस क़यादत पे उनका एतमाद है वो भी अपनी जगह पे खड़ी है। तो ये इस वक्त की सियासत है। बाकी तो खैर खबरें हैं, उनका जितना मर्जी हम बढ़ा लें। दुरानी साहब कौन सी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, कहाँ है ऑपोजिशन? दुरानी साहब, आपकी कितनी तरफ से पार्टी? सुनने में आया है कि सब समेटा जाने लगा है। क्या समेटा जाने लगा है? देखें जी, जो असल खबरें हैं उन पे आए ना, ये अपोजिशन की बात मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ ना कि क्या समेटा जाने लगा है। देखें जी, पहली बात एक तो ये है कि एक नई डिप्लोमेसी एंटर हुई है। उसे आप किड्स डिप्लोमेसी कह लें या सन्स डिप्लोमेसी कह लें, और वो जो है यकीनन बरतानिया से शुरू हुई है और बेटे एक्टिव हुए हैं जो कि नहीं चाहते थे कि वो एक्टिव, और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि उन्हें इसमें घसीटें, लेकिन यह है कि उस हद तक सफोकेट कर दिया गया कि बात भी नहीं बच्चे बाप से कर सकते। तो फिर यह है कि उन्हें मजबूरन एक्टिव होना पड़ा, और यह है कि जो ही किड्स डिप्लोमेसी शुरू हुई तो आप देख लें कि फिर टेलीफोन की तारें भी मिल गई और जेल के दरवाजे में भी आना जाना शुरू हो गया। तो ये तो एक सबसे पहली अचीवमेंट है। मतलब ये है कि पहले पाकिस्तान के अवाम अकेले खड़े थे उनकी मुक़य्यद लीडरशिप के साथ। अब ये है कि मुक़य्यद लीडरशिप के बच्चे जो हैं वो भी आके अवाम के साथ खड़े हो गए हैं, तो अवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का एक ज़रिया बन गया। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको महसूस किया जाए तो बहुत बड़ी है, ठीक है जी। ना महसूस किया जाए तो भी आप खुश रहने के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, अपना ख्याल ही चाहिए होता है, खुश रहने ख्याल। रानी साहब ये बताइएगा कि जो हुकूमती कुछ हल्के या कुछ हुकाम मीडिया पे आकर इस किस्म के दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कोई बरतानवी डिप्लोमेट्स मिले, उन्होंने बात की, कोई मामलात आगे चलाने की कोशिश की, बाहर ले जाने की कोशिश की, इस बात में कोई सिर पैर तो नज़र नहीं आता। आपकी असेसमेंट क्या है, एक तो इसी से लिंक करके, और दूसरा जो किड्स डिप्लोमेसी की आपने बात की, आपको लगता है कि बरतानवी हुकूमत या वहाँ पे जो असर व रसूख है, वहाँ पे जो लोग हैं जो उनके बेटों से, उनकी जो वालदा है उनसे करीब हैं, तो वो भी आ सकता है प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर? देखें, जहाँ तक ये पहली बात है, ये ऐसे हवाई किस्म की बातें होती हैं जो कर दी जाती हैं कि जी 4 दफ़ा कहा बाहर चले जाए नहीं। देखें, खान के बारे में बाहर वालों को भी पता है, अंदर वालों को भी पता है, फैमिली वालों को भी पता है, और मैं तो 2 साल से ये बात कह रहा हूँ कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डायलॉग होता रहता है, लेकिन अब अगर हुकूमत को ये कहना पड़ रहा है कि जी वहाँ के सफारतकार मिले हैं, तो हम भी सवाल कर सकते हैं भाई मियाँ साहब को कौन कौन सा सफारतकार आके क्यों मिल रहा है, ठीक है ना जी। वो एयरपोर्ट पे जाके क्यों एक प्रेसिडेंट को रिसीव कर रहे हैं, ये तो खैर एक अलग से बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इमरान खान साहब के बच्चों का प्रोएक्टिव होने का, वो सियासत में एक्टिव नहीं हुए, वो दुनिया की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा एरिया है बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले में, उन्होंने इंटरवीन किया है पॉलिटिकल, अपने बाप के रेफरेंस से। देखें, बाप के रेफरेंस से बच्चों को बात ना कराना ऐसी हमाकत थी हुकूमत की कि जिसकी वजह से उनकी मजबूरी बनी कि वो आगे आए। दूसरी बात यह है कि अगर
वो कल को यही प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, जिसके एक इंटरव्यू की वजह से यहाँ के सारे फटे उठ गए, अगर वो मजीद आगे बढ़ते हैं और जो केसेस चल रहे हैं उनके रेफरेंस से वो दुनिया के अंदर बात करते हैं, जो जिन जिन चीज़ों के ऊपर इस वक्त ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को ही अगर वो हुकूमत की लेके चल पड़ते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और मैं नहीं समझता कि एक डेड हुकूमत का वजन जो कि कुछ भी नहीं कर पा रही, जिससे गैर मुल्की, मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट तो जिस हुकूमत से मिलता नहीं है, तो उसका कंधे पे उठा के क्यों फिरेगी? फिर वो डेफिनेटली उनके लिए एक मजबूरी है ना इस वक्त, तो उस वेट को उठा के फिरना जो कि एक डेड वेट है, उसको वो क्यों कर कितना उठाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी ही विजिबल हैं और बड़ी सेंसिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें कि जो बैलेंस ऑफ, देखें, जो ही इन्होंने ऑपोजिशन को पार्लियामेंट से फारिग करना शुरू किया है, उसके बाद से हुकूमत का बैलेंस खुद आउट हो रहा है। आज जो है ऑपोजिशन चली गई है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है जी के चीनी का केस नैब में लेके जाएं। अब अगर नैब के दरवाजे खुलने शुरू हो गए तो नैब के दरवाजे जब भी खुलते हैं वो खुद तो नहीं खुलते, खोले जाते हैं, लेकिन जब खुल जाते हैं तो फिर किसी ना किसी को खा जाते हैं। ठीक है दुरानी साहब, एक चीज़ पे कहिएगा कि आपने कहा डिप्लोमेटिकली एक्टिव हो गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी से मुंसलिक हैं वो तो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हों। पॉलिटिकली क्यों नहीं वो एक्टिव हो पा रहे हैं? यहाँ पर वो एक्टिव होना चाहे फौरी एक्टिव हो गए, चले गए, जाके मुलाकात भी हो गई डिप्लोमेटिकली, वो हो नहीं पा रहे हैं, उनको होने नहीं दिया जा रहा है, उनकी ख्वाहिश नहीं है। तो कब आपको वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हुए नजर आते हैं, या ये दूसरा स्टेप होगा, पहले डिप्लोमेटिकली एक्टिव होंगे फिर पॉलिटिकली? बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है जनाब। बात यह है कि देखें, मियां साहब को मैं बहुत, मतलब 84-85 से पर्सनली मैं जानता हूं और मैं उनकी सियासी फहम की बहुत कायल हूं। उनसे ज़्यादा उनकी अहलिया के सियासी फहम का कायल था और उनका भी बहुत कायल हूँ, और मैं उनकी बहादुरी को भी मानता हूँ। मैं इस मामले में कोई दो नहीं राय रखता। वो इज़ वेरी बोल्ड सियासतदान ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त जो है वो एक तो वो खामोश जो है वो इसलिए हैं कि उन्हें अभी ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है ना। इसलिए दूसरी तरफ ये है कि वो अपने फैसले के लिए मरी के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं, अपनी फैमिली की मीटिंगें कर रहे हैं, और वो मीटिंग्स जो है वो PMLN के हलकों के मुताबिक वो किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने वहाँ की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने मिनिस्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उनको भी, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी क्रिटिसाइज किया है उन मीटिंग्स में। तीसरी तरफ अगर आप तो माशाल्लाह बहुत ऑब्जर्वेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेस उनका बहुत ग्रिम है आजकल, उसकी भी कोई ना कोई वजूहात तो होंगी। तो इस सारी सूरत हाल में इसका मतलब यह है कि मियाँ साहब ने एक तरफ तो अपना थिंकिंग, उनका तरीका भी यही है, पहले वो सुनते रहते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर वो अगली प्लानिंग करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है मेरे असेसमेंट में कोई कमी बेशी हो, मुझे ये लगता है कि वो नए हालात का मुकाबला करने के लिए, और इस वक्त उनकी सियासत डूब गई, उनकी जमहूरियत डूब गई, उनकी वोट की इज्जत डूब गई, अब उनका मुस्तकबिल भी उन्हें डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अवाम के अंदर उनको कहीं पजीराई नजर नहीं आ रही। वो गवर्नमेंट जो पिछले 3 साल, अब तकरीबन 3 या 4 साल होने को है, उसके अंदर वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी। उस अच्छा दुरानी साहब, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून को भी नजर आ रही होंगी, ये नवाज शरीफ को नज़र आ रही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को भी नज़र आ रही होंगी, और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर वो तमाम लोग जो मुस्तकिल अपनी सियासत करते हैं उनको भी नज़र आ रही होंगी। ये अचानक से, एक तो मुझे बताएं, ख्वाजा आसफ साहब वो जो एक बड़े तेज़ बयानात देते थे, उनके बयानात में अचानक से नरमी और खामोशी आ गई है, इसकी वजूहात क्या है? और सियालकोट से एक ऐसा शख्स गिरफ्तार किया गया है जो ख्वाजा आसफ साहब का प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी था। ये क्या होने जा रहा है? और अचानक एक ले लें, और अचानक से ये 5 अगस्त, उसके बाद 14 अगस्त, ये सारी चीज़ें जो मिक्स हो रही हैं, की जा रही हैं, क्या कुछ होने वाला है अगस्त सितंबर में? एक और पहलू भी है, देखें ना, अब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कितनी पार्टियां थी,
है जी। मतलब जितनी थी आपको पता है, मतलब वो कोई बहुत पावरफुल शो नहीं था, लेकिन मीडिया में उसकी जितनी पावरफुल इस वक्त प्रोजेक्शन हो रही है वो भी बड़ी एक दिलचस्प बात है ना, ये भी आप ऑब्जर्व करें। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है वो हाइब्रिड जो सिस्टम है उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। मतलब अव्वल तो ये है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम को अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत खुद ओन कर लेती है तो बड़ी बात है, उनके लिए बहुत अजीम है वो। हाँ जी, मतलब लेकिन हाइब्रिड सिस्टम होता क्या है भाई? अख्तियार सारा मुस्लिम लीग के पास है, आईनी अख्तियार सारा मुस्लिम लीग के पास है, ओहदे सारे मुस्लिम लीग के पास हैं और निज़ाम हाइब्रिड है। मेरा तो ख्याल ये है कि इस पे जिनको वो हाइब्रिड करके अपने साथ लेके चल रहे हैं उन्हें भी एतराज होना चाहिए और होगा। दूसरी तरफ इनकी अपनी पार्टी जो है वो क्या सोचती होगी कि हम अगले इलेक्शन में क्या लेके जाएंगे गंदुम की लूटमार लेके जाएंगे, बेरोजगारी 44% लेके जाएंगे और 44% खते गुर्बत से नीचे लेके जाएंगे और ये 22% की बेरोजगारी लेके जाएंगे, या उन ऐप्स को लेके जाएंगे जिस ऐप के जरिए आप बिजली का बिल देख के आर्ट फिट करा सकते, या उन ऐप्स को लेके जाएंगे जिनके जरिए आप बड़े हुए टैक्सेस पे कर सकते। मतलब व्हाट यू हैव डन। तो इस सारी सूरत हाल में अगर कोई मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, वो एक प्रैक्टिकल लीडर तो बहरहाल है ना, उन्होंने माजी में आवाम को अपने साथ एंगेज किए। देखें 2/3 मेजोरिटी तक जिस पार्टी को वो लेके गए उन्होंने ही बनाई थी ना, शहबाज साहब ने तो नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। अब वो ये कह रहा है कि मेरा तो असासा लूट गया है, मैं मंजी कितने डावा, मतलब पब्लिक में जा नहीं सकते, जलसा कर नहीं सकते, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, परफॉर्म कर नहीं रहे। अब यही कह रही होगी कि जी हमने तो तुम्हें इख्तियार सारा दे दिया तो परफॉर्म करो, मंगवाई हमारे से कराते हो, बीक हमारे से मंगाते हो, जंग हम लड़ते हैं, उसके बाद तुम खड़े होके फोटो बना लेते हो, तो फिर सानू कोई सद्दा भी नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त जो रूलिंग ग्रुप है, और आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी और नून का ये हाल है कि पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो किसी वक्त नून की जेब में हुआ करता था, पंजाब के सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो जाके पिंडी में दुहाई दे रहे हैं। कराची के चैम्बर्स, बिजनेस, इंडस्ट्रियल्स, वो सारे जाके जो है पिंडी में दुहाई दे रहे हैं। तमाम आपके जो काश्तकार हैं वो आपने देख लिया, वो जाके पिंडी में दुहाई दे रहे हैं। अब पिंडी भी कहता होगा कि यार तुसी कर की रहे हो। तो अब ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बन गई है, ये अब देखें, अब इसको हमारे आज हम आप डिस्कस कर रहे हैं, कल और लोग इस पे ठप्पे लगा के आ जाएंगे, लेकिन बातें ये है कि ये वो सेंसिटिव एरियाज हैं जिनको इस वक्त महसूस तो किया जा रहा है, और इसमें मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि मतलब नॉन एफिलिएटेड किस्म का एक वो कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ जो कि पॉलिटिकल है। मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है। मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि मेरा मुल्क इस वक्त मुश्किल में है और मेरा मुल्क, मेरी हमने मुल्क की हार दी, मुल्क में मईशत हार दी। दुरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुझे साकिब बशीर साहब को, राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।